नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दहेज का लालच। आज प्रदीप की शादी का दिन था। उसकी शादी की जोरों से तैयारी चल रही थी। शादी वाले दिन जैसे ही प्रदीप अपनी शादी में फेरों की रस्म के लिए पहुंचा, तभी उसके पिताजी ने उसे वहीं पर रोक दिया और लड़की के पिताजी से कहने लगे, भाई साहब, हमारी पहले दहेज के बारे में बात हुई थी, इसलिए जब तक हमारी वह सभी मांगे पूरी नहीं करोगे तब तक फेरे नहीं होंगे। लड़के के पिताजी की ऐसी बातें सुनकर संगीता के पिताजी घबरा गए और लड़के के पिताजी के सामने हाथ जोड़ने लगे। हाँ समधी जी, हमारी दहेज की बात हुई थी, लेकिन मैं आपकी मांगों को पूरा नहीं कर सकता। मेरी इतनी हैसियत नहीं है। आप यह शादी मत रोकिए, वरना हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी और मुझसे जितना बन पड़ा, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मैंने किया है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं और नहीं कर पाऊंगा। अगर नहीं कर सकते तो अपनी बेटी को अपने पास ही रख लीजिए। अपने पिताजी की बातों को सुनकर प्रदीप अपने पिताजी की ओर गुस्से से बोला, पिताजी, आपने संगीता के पिता से दहेज की बात की और मुझे इस बारे में कुछ खबर ही नहीं है। आपने मुझे इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर बड़े बात कर रहे हों तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। उदय सिंह जी ने अपने बेटे को आंखें दिखाते हुए बोले। तो प्रदीप बोला, क्यों नहीं बोलूं पिताजी, आखिर मेरी जिंदगी का सवाल है। इतना कहकर प्रदीप संगीता के पिताजी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, सॉरी अंकल जी, हमें माफ कर दीजिए, मैं अपने पिताजी की तरफ से माफी मांगता हूँ। तभी उदय सिंह जी कुछ बोलने को हुए तो प्रदीप ने उन्हें चुप करा दिया और कहने लगा कि नहीं पिताजी, मेरी बारात वापस नहीं जाएगी और अगर मैं शादी करूँगा तो संगीता से ही करूँगा। उदय सिंह जी अपने बेटे के मुंह से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, इसलिए चुपचाप वहां से चले गए। प्रदीप ने अपने पिताजी को दहेज लेने से रोक तो दिया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि संगीता के पिता से दहेज ना लेना उसके जीवन का कितना बड़ा नासूर बन जाएगा, जो उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। प्रदीप संगीता को शादी करके अपने घर तो ले आया, लेकिन प्रदीप के पिताजी ने उन्हें घर के अंदर घुसने नहीं दिया। प्रदीप की मां ने भी अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी भी एक ना सुनी और बोले कि अगर एक बेटा अपने बाप के कपड़ों पर गंदगी फेंक दे तो उसे फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि उसे समझा बुझाकर माफ कर दिया जाता है। अब आप गुस्सा छोड़ दीजिए और बच्चों को माफ कर दीजिए, लेकिन सभी को अपने अनुसार जीने की स्वतंत्रता होती है, इसलिए उदय सिंह जी ने भी दोनों को माफ नहीं किया और दोनों को घर में घुसने तक नहीं दिया और अपना अलग से फरमान सुना दिया कि वे लोग अब यहाँ पर नहीं रह सकते, अभी अपने रहने का ठिकाना कहीं और देख सकते हैं। उनका बेटा भी आज्ञाकारी था, वह अपने पिता के दिल को नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर और अपनी पत्नी संगीता का हाथ पकड़ के वहां से बहुत दूर चला गया और ऐसा गया कि दोबारा वापस नहीं आया। प्रदीप की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, वह अपने बेटे को याद करके रोए जा रही थी। सुषमा जी ने अपने बेटे और बहू को कई बार बुलाने के लिए पता भिजवाया कि वे एक बार तो अपनी मां से आकर मिले, लेकिन प्रदीप तो अपने पिता के बुलाने का इंतजार करता रहा। लेकिन सुषमा जी अपने बेटे के वियोग में रो रो कर पागल हो रही थी और एक दिन ऐसा आया कि मानसिक तनाव होने के कारण वे इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब डॉक्टर ने बताया कि सुषमा जी को तो डिप्रेशन था, इसी वजह से वह इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन उदय सिंह जी तो इस बात का जिम्मेदार भी अपने बेटे को मानकर उससे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगे। उधर प्रदीप को जब अपनी माँ के बारे में पता चला तो वह अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर आया, लेकिन उसके पिताजी ने उसे घर के अंदर नहीं घुसने दिया।
प्रदीप को इस बात का इतना बुरा लगा कि उसे यह याद ही नहीं रहा कि उसकी गाड़ी की रफ्तार कितनी है और वह कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। जब प्रदीप ज्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहा था, संगीता उसे बार बार रोक रही थी, लेकिन उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कोई तूफान उमड़ रहा हो और इतनी स्पीड गाड़ी चलाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। जल्दी जल्दी में उन्हें पास के ही एक अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर ने प्रदीप को मृतक घोषित कर दिया। संगीता को भी ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन घबराहट के कारण वह बेहोश हो गई थी। इलाज के दौरान डॉक्टर को पता चला कि संगीता प्रेग्नेंट है और वह प्रदीप के बच्चे की मां बनने वाली है। उस समय संगीता के पास अपना कहने वाला कोई नहीं था। जब उसे होश आया तो नर्स ने उसे बताया कि वह मां बनने वाली है। यह बात सुनकर संगीता काफी खुश हुई और वहां से उठकर और अपने पति प्रदीप को ढूंढने लगी, लेकिन नर्स ने उन्हें पकड़कर फिर से उसी के बिस्तर पर बैठा दिया और कहने लगी कि संगीता जी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप आराम कर लीजिए और जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनने की आप हिम्मत रखिएगा। सबसे पहले तो आप अपने घर वालों को बुला लीजिए, क्योंकि इस खुशखबरी को आप अपने घर वालों को भी तो सुनाएंगी ना। संगीता चुपचाप उस नर्स की सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि आखिर यह नर्स घर वालों को बुलाने के लिए क्यों कह रही है और उसके पति कहाँ हैं? वह मुझे मेरे पति के पास क्यों नहीं जाने दे रही है? बार बार घर वालों को ही बुलाने की बात कर रही है। नर्स की बातों को सुनकर संगीता हैरान हो गई थी और सोचने लगी थी कि प्रदीप आखिर उसके पास अभी तक क्यों नहीं आए हैं। उसने यह सभी प्रश्न उस नर्स से पूछे तो नर्स ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, क्योंकि वह नर्स बहुत समझदार थी। उसे पता था कि अगर यह सभी बातें संगीता को पता चली तो उसे कहीं कोई सदमा ना लग जाए और वह इस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाए। हर चीज का बुरा असर उसके बच्चे पर भी पड़ सकता है, इसलिए उसे नर्स ने संगीता को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा, इसलिए बार बार उसके घर वालों को बुलाने के लिए कह रही थी। लेकिन संगीता बार बार उसे अपने पति के बारे में पूछ रही थी, लेकिन नर्स ने कुछ भी नहीं बताया। संगीता जोर से चिल्लाई, आखिर आप लोग मुझे मेरे पति के बारे में बता क्यों नहीं रहे हैं? आखिर मेरा पति कहाँ है? इतना कहकर वह अस्पताल में इधर से उधर दौड़ने लगी। इस समय स्टाफ के कुछ कर्मचारी जाकर उसे समझाने लगे, अच्छा मैडम जी, आपके पति दवाई लेने के लिए गए हैं, अभी आते ही होंगे, आप थोड़ा सब्र रखिए और ऐसे इधर उधर मत दौड़ाइए। गर्भवती लेडीज को ज्यादा दवाइयाँ तो नहीं दी जाती, लेकिन उसकी बेचैनी को देखने के बाद उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया। संगीता का ऐसा व्यवहार देखकर वहां उपस्थित सभी डॉक्टर साफ साफ समझ रहे थे कि इन दोनों पति पत्नी में कितना प्यार रहा होगा, जो एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले के सामने तो किसी की भी नहीं चलती है और हम डॉक्टर भी भगवान नहीं होते, हम लोग तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते थे, आगे तो सब कुछ परमात्मा के ही हाथों में है। लेकिन अभी के लिए हम इतना कर सकते हैं कि संगीता को यह कह दें कि उसके पति को थोड़ी बहुत चोट आई है, जिसकी वजह से उसे दूसरे अस्पताल में एडमिट किया गया है, ताकि उसे कोई सदमा न लग जाए। धीरे धीरे फिर उसे बता दिया जाएगा ताकि वह सदमे को बर्दाश्त करने की हिम्मत रख सके। लेकिन अगर एकदम से बता दिया तो पता नहीं माँ और बच्चे का क्या होगा, दोनों के लिए खतरा साबित हो सकता है। थोड़ी देर बाद संगीता फिर से होश में आ गई और फिर से चिल्लाने लगी, मेरा पति कहाँ है? मुझे उनसे अभी बात करनी है। तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई और संगीता को बोली, क्या हुआ मैडम जी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। संगीता उस पर नर्स पर पूरा भरोसा करने लगी थी, इसलिए वह उसे देखकर शांत हो गई और बोली कि मुझे मेरे पति से मिलना है, बहुत देर हो गई है, मैंने उनको नहीं देखा, वह मेरे पास क्यों नहीं आए हैं और कहाँ हैं, मुझे कोई बता भी नहीं रहा है। नर्स ने कहा, अगर आप सच्चाई जानना चाहती हैं तो मेरे साथ चलिए, लेकिन आप मेरे से वादा कीजिए आप हिम्मत नहीं टूटने देंगी। संगीता ने हाँ में सिर हिला दिया और नर्स के पीछे पीछे चली गई।
वह नर्स उसके पति के पास ले गई, जहां उसके पति को लेटाया हुआ था। प्रदीप को देखते ही संगीता फूट फूट कर रोने लगी। प्रदीप, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने मेरे साथ रहने का वादा किया था और तुम अपना वादा ऐसे तोड़कर मुझे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी? मेरा तो बस एक ही सहारा था। उसको तड़पता देखकर नर्स ने संगीता को संभाला और कहा कि मैडम जी, थोड़ा हौसला रखिएगा। आप प्रदीप के बच्चे की मां बनने वाली हैं। होने को कौन टाल सकता है, लेकिन आपके पति अपनी निशानी तुम्हारे पास छोड़कर गए हैं। अगर आप ऐसे ही रोती रही तो यह आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। उसकी बातों को सुनकर संगीता झट से उठी और बोली, नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वहाँ उसे अस्पताल में संगीता का एक दोस्त अपने किसी रिलेटिव को अस्पताल में दिखाने के लिए आया था। संगीता को देखते ही उसके पास आया और बोला, अरे संगीता, यह तुमने अपनी क्या हालत बनाकर रखी है और तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? संगीता अपने दोस्त के गले मिलकर जोर जोर से रोने लगी और रो रो कर कहने लगी, प्रदीप जी मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब इस दुनिया में वे नहीं रहे। अरे संगीता, यह तुम क्या बोल रही हो? रजत ने संगीता को वहां बैठाया और डॉक्टर से जाकर बात की तो डॉक्टर ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और कहा कि संगीता प्रदीप के बच्चे की मां बनने वाली है। उसका पति तो उसे दुनिया में नहीं रहा है और संगीता का कहना है कि उसके अलावा इस दुनिया में उसका कोई और है भी नहीं। तो अब संगीता के पति की डेड बॉडी का क्या करना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। रजत ने कहा, मैं संगीता को संभाल लूंगा, आप प्रदीप जी की बॉडी को अस्पताल में ही रख लीजिए और अपने हिसाब से अंतिम संस्कार करवा दीजिए। रजत संगीता को अस्पताल से घर ले आया। तभी संगीता के पिता संगीता को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर संगीता को क्या हुआ है। रजत ने उन्हें सारी सच्चाई बताई और कहा कि अंकल जी, आप संगीता का ध्यान रखिएगा, संगीता प्रदीप के बच्चे की मां बनने वाली है। इतना कहकर रजत वहां से चला गया। रजत के भी माता पिता नहीं थे, वह किसी वजह से पहले ही दुनिया से जा चुके थे और रजत अकेला ही रहता था। उसके दादा दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन कुछ समय पहले ही उसके दादा दादी भी इस दुनिया से चले गए थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। संगीता रात दिन रोती रहती थी। संगीता को ऐसे दुखी देखकर उसके पिताजी को उसकी चिंता सताने लगी थी। वह सोचते थे कि अगर संगीता प्रदीप के बच्चे की मां न बन रही होती तो वह उसकी शादी कर देते, लेकिन अब एक बच्चे की मां से कौन शादी करेगा। वह यह सब सोच रहे थे कि उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि रजत संगीता के बचपन का दोस्त है और क्या पता उसे संगीता का दुख समझ में आ जाए और वह उससे शादी कर ले। यह सोचकर संगीता के पापा ने रजत को अपने घर बुलाया और बोले कि बेटा रजत, एक तुम ही हो जो मेरी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तुम उसके दुख को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। तुम समझ रहे हो ना बेटा, मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। रजत ने कहा, जी अंकल जी, मैं समझ रहा हूँ और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, लेकिन क्या संगीता इस बात से राजी होगी? ये सभी बातें सुनते हुए संगीता भी बाहर आ गई और बोली, नहीं रजत, मैं प्रदीप की जगह तुम्हें कभी नहीं दूंगी, तुम्हें तो क्या किसी को भी नहीं दूंगी। रजत ने कहा, नहीं संगीता, मैं किसी की जगह नहीं लेना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार जताना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बस मेरी दोस्त खुश रहे। संगीता के पापा ने संगीता को समझाया, देखो बेटा, जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आपके पास है उसे तो अच्छा किया जा सकता है। तुम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो, जब वह इस दुनिया में आएगा तो तुम कैसी उसकी परवरिश करोगी। उसे पालने के बारे में तो सोचो। लेकिन पापा जी, यह दुनिया मुझे इस बच्चे के पापा के बारे में पूछ पूछ कर जीने नहीं देगी। मैं किस किस को जवाब देती फिरूंगी। मैं तो दुनिया के ताने सुन सुन कर ही मर जाऊंगी। तभी संगीता के पापा उसे समझाते हुए बोले, इसीलिए तो बेटी मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और इस बच्चे को भी पिता का नाम मिल जाएगा और क्या पता तेरी जिंदगी में फिर से खुशियाँ आ जाएं।
क्योंकि बेटी, मुझे पता है सिर्फ बच्चों के सहारे जिंदगी काटना आसान नहीं होता है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले। तभी संगीता रोते हुए बोली, पापा जी, मेरे सोचने समझने की शक्ति तो खत्म हो गई है, लेकिन रजत भी तो अपनी जिंदगी को लेकर कुछ अरमान रखते होंगे। वह मेरी वजह से अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें? रजत बोला, संगीता, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? रजत की बात सुनकर संगीता भी सोच विचार में डूब गई और मन ही मन सोचने लगी कि रजत पराया होकर भी मेरे लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान करना चाहता है, और दूसरी तरफ मेरे ससुर जी, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनका बेटा बहू जिए या मरे, और उन्हें तो यह भी नहीं पता कि उनके बेटा बहू जिंदा भी हैं या मर गए। संगीता के लिए एक सुंदर सी शादी का जोड़ा रजत खरीद कर ले आया और दोनों की मंदिर में शादी हो गई। दोनों की जिंदगी बड़े ही साधारण तरीके से चल रही थी। कुछ दिनों बाद संगीता ने एक प्यारी सी बेटे को जन्म दिया। उसे जन्म देते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने प्रदीप को फिर से पा लिया हो। वह बहुत खुश हुई और अपने बेटे का नाम अमन रख लिया। रजत और संगीता ने अपने बेटे को बहुत ही नाजों से पाला। रजत संगीता की इच्छा के बिना कोई काम नहीं करता था। अब समय के साथ साथ उनका बेटा अमन भी बड़ा होने लगा और संगीता अपने बच्चों में ही खोती चली गई। संगीता जब भी बहुत खुश होती थी तो वह अपनी मन की बातों को बताने के लिए तड़प उठती थी, लेकिन वह बताए भी तो किसको, यह समझ नहीं पाती थी। इसलिए उसने अपने सारे अच्छे बुरे पलों को एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया, और जब कभी वह अपनी डायरी को उठाकर पढ़ने बैठती तो कभी हंसने लगती तो कभी रोने लगती थी। स्कूल की पढ़ाई होने पर अब अमन ने दूसरी जगह पढ़ाई जाकर करने का विचार बनाया। इसके बारे में उसने माँ और पिताजी को बताया तो उसके पिताजी ने तो तुरंत ही हाँ कर दी, क्योंकि रजत पढ़ाई में बहुत होशियार था। संगीता को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि रजत को उसकी वजह से और ज़्यादा परेशान होना पड़े, लेकिन अमन की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा और अमन को पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में भेज दिया। उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसकी एक बहुत अच्छी सी कंपनी में जॉब लग गई। उसकी सैलरी लाखों में थी। अपनी नौकरी की सूचना सबसे पहले उसने अपने पिताजी यानी रजत को दी और कहा कि पिताजी, हम दोनों मिलकर माँ को सरप्राइज देंगे, इसलिए आप अभी माँ को कुछ भी मत बताइएगा, मैं घर पर ही आ रहा हूँ। रजत भी अमन की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। रजत के कहने पर जो भी उसने बोला था सभी सामान लाकर रख दिया और उसके बाद अमन का इंतजार करने लगा। लेकिन जब अमन घर आया तो उसे उस समय रजत घर पर नहीं था। उन्होंने काफ़ी देर तक रजत का इंतजार किया। जब काफ़ी देर तक रजत नहीं आया तो उसने अपनी माँ संगीता को बताया कि उसकी एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है और उसे लाखों रुपए महीने के मिलेंगे। तो संगीता खुशी से झूम उठी। तभी अमन ने अपने पिताजी के बारे में पूछा कि पिताजी कहाँ गए हैं, अभी तक क्यों नहीं आए हैं। उसकी बात का संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने काम में लग गई। रजत खिड़की से यह सारा नज़ारा देख रहा था। अमन ने फिर रजत को फ़ोन लगाया तो रजत ने मैसेज में लिखकर भेज दिया कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ बेटा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। संगीता ने खाना बनाया और दोनों माँ बेटे ने साथ में बैठकर खाना खाया। इतने में रजत भी आ गया तो अमन ने कहा, पिताजी आप कहाँ रह गए थे, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। रजत मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं मेरे बेटे। रजत ने इतना बोला ही था कि संगीता उस पर भड़कते हुए बोली, फालतू की बकवास बंद करो। अगर अमन सच में तुम्हारा बेटा होता तो इसकी खुशी में तुम जरूर शामिल होते, लेकिन तुम्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं थी, तो इसकी या मेरी खुशी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। रजत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तो संगीता की परीक्षा लेने चला था लेकिन खुद ही फेल हो गया। उसने संगीता से माफ़ी मांगी। अमन ने दोनों को समझाते हुए माहौल को खुशनुमा बना दिया और कहने लगा कि तुम दोनों का साथ है तो मुझे किस बात की कमी है, और दोनों को अपनी बाहों में भरकर गले लगाया। फिर तीनों हंसने लगे। थोड़े दिन वहाँ रहकर अमन अपनी नौकरी के लिए निकल गया। अब तो अमन को काम करते करते 3 साल हो गए थे। संगीता अब अपने बेटे की शादी करना चाहती थी और उसकी शादी के सपने संजोने लगी थी, लेकिन अमन ने तो
वहीं पर एक लड़की को पसंद कर लिया था। जब संगीता ने रजत को कहा कि वह अमन के लिए लड़की देखना शुरू कर दे, तो रजत ने संगीता को कहा कि सबसे पहले हमें अमन से बात करनी होगी। आखिर उसी से पूछकर पता चलेगा कि शादी के बारे में उसका क्या ख्याल है, तभी बात को आगे बढ़ाना सही नहीं होगा। संगीता बोली, अमन हमारा बेटा है, हम जो करेंगे उसके लिए अच्छा ही करेंगे। अब इसके बारे में उससे क्या पूछना। रजत को संगीता की बात कुछ सही नहीं लगी, इसलिए उसने सबसे पहले अमन से ही बात करना जरूरी समझा। यह सोचकर उसने अमन के पास फोन किया कि वह शादी के बारे में उससे बात करेंगे, क्योंकि अमन अपने पिताजी को दोस्त की तरह ही मानता था, इसलिए उसने सारी बातें सच सच बता दी। जब यह सभी बातें रजत ने संगीता को बताई तो संगीता बहुत नाराज हुई और गुस्से में खाना पीना तक छोड़ दिया। रजत ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर रजत ने संगीता को बोला कि और वह भी सिर्फ एक ही शब्द, संगीता, जो गलती तुम्हारे ससुर ने की थी अब इस गलती को तुम भी कर रही हो। अच्छा होगा कि तुम इस इतिहास को दोहराओ मत, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम इतिहास को दोहराने जा रही हो। जब रजत ने इतिहास के दोहराने वाली बात कही तो संगीता को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में वह वही गलती करने जा रही थी जो उसके ससुर ने की थी। सही समय पर रजत ने संगीता की आंखें खोल दी। सही समय पर रजत का साथ मिल गया था, वरना पता नहीं संगीता का क्या होता, जिससे उसकी जिंदगी संवर गई है। ऐसा सोचकर उसने रजत से कहा, रजत, सच में तुम अपनी जगह सही हो और मैं गलत हूँ, इसलिए तुमको जो सही लगे वही करो। रजत ने अमन के पास फोन लगाया और कहा कि बेटा, एक बार हमें उस लड़की से मिलवा दो, हमें भी मिलना है। तो अमन ने खुशी खुशी हाँ कर दी और उस लड़की को मिलवाने के लिए ले आया। उस लड़की को देखते ही रजत और संगीता बहुत खुश हुए, क्योंकि उस लड़की के बोलने चालने का तरीका अच्छा था और दिखने में भी वह बहुत सुंदर थी। थोड़े दिन बाद ही मुहूर्त निकलवा कर दोनों की शादी कर दी गई। लेकिन जैसे ही खुशी शादी करके अमन के घर आई तो खुशी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वह अपने सास ससुर के साथ में रहे, इसलिए वह तुरंत ही अमन के साथ में वापस चली गई। थोड़े दिनों के बाद संगीता बीमार पड़ गई थी। रजत ने जब अमन को संगीता के बीमार होने की खबर सुनाई तो खुशी बोली, अरे अमन, छोटी छोटी बीमारी तो लगी रहती हैं, तो क्या उसी के लिए अब सोचते रहोगे? अरे तुम मेरी मम्मी पापा को तो देखो, वह तो कभी बताते भी नहीं हैं कि उन्हें कुछ हुआ है, और एक तुम्हारे माँ बाप हैं कि उन्हें तो बहाना चाहिए बस। ऐसे में रोज रोज अमन और खुशी के बीच कहासुनी होती रहती थी। अमन रोज रोज खुशी के साथ झगड़ा के कारण परेशान हो गया था और एक दिन परेशान होकर अमन ने अपने पिता रजत से कह दिया कि अब आप जैसे तैसे माँ की देखभाल खुद कर लेना और आप मुझे माँ की मृत्यु होने पर ही फ़ोन करना। आपके रोज रोज फ़ोन करने से मैं तंग आ गया हूँ। इत्तेफाक से उस दिन अमन का फ़ोन स्पीकर पर था। संगीता ने ही फ़ोन को स्पीकर पर रखने के लिए कहा था ताकि वह अपने बेटे की आवाज़ को सुन सके, लेकिन संगीता को भी क्या पता था कि अमन आगे से क्या बोलने वाला है। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर संगीता के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संगीता वहां से उठकर अपने कमरे में जाकर आखिरी बार अपनी डायरी में कुछ लिखने लगी। संगीता ने आखिरी बार डायरी में लिखा था कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे रजत मिल गया, वरना मैं तो जीते जी ही मर जाती, क्योंकि जिस संतान को मैंने 9 महीने कोख में रखा और जिसके कारण मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया और रजत का बच्चा तक नहीं होने दिया ताकि प्रदीप के बच्चे का प्यार कम ना हो जाए, वही बच्चा आज मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। और जिसने अपने दोस्त के बच्चे का अपना नाम दिया, आज इस बच्चे ने उसे कितना कुछ सुना दिया है। आज मैं अपने इस फैसले से बहुत शर्मिंदा हूँ। काश मैं एक बच्चा रजत का भी पैदा किया होता तो कम से कम रजत को अपना कहने वाला कोई तो होता। मेरे बाद रजत का क्या होगा, यही सोचकर आज मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा और शर्म दोनों आ रहे हैं। रजत, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। इतना लिखकर संगीता फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू टपक टपक कर गिर रहे थे। उसके वह डायरी फिर एक कोने में छुपा दी
और फिर बाहर आकर रजत को बोली, रजत आप मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है। मैंने सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचा और तुम्हारे बच्चे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। जो बच्चा अपनी सगी माँ का नहीं हो सका वह भला तुम्हारा क्या होगा। रजत प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी आपसे एक ही विनती है, मेरी अग्नि को चिता तुम ही देना, मेरी नालायक बेटी को मेरी चिता को हाथ भी मत लगने देना, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। इतना कहते ही संगीता परलोक सुधार गई और रजत देखता ही रह गया। उसने अपने बेटे अमन के पास फ़ोन किया और कहा, बेटा तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब आखिरी बार तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए टाइम हो तो आ जाना, अगर ना हो तो भी चलेगा, मैं सब कुछ खुद ही कर लूँगा, तुम परेशान मत होना। तभी खुशी ने फ़ोन को हाथ से लेकर बोली, पापा जी आज हम दोनों को ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, आपकी जान पहचान के वहाँ 2-4 लोग होंगे, उन्हें बुला लीजिए और कर दीजिए उनका अंतिम संस्कार। हमारे पास समय नहीं है, हम तो आ नहीं पाएंगे। इतना कहकर खुशी ने फ़ोन रख दिया। अमन खुशी की तरफ देखता ही रह गया। उधर रजत ने संगीता की चिता को अग्नि देकर उसकी अंतिम इच्छा को भी पूरा कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उस घर को रजत ने संगीता के लिए खरीदा था और अब तो संगीता भी नहीं रही और संगीता के बाद अब अगर उसके बेटे और बहू का होगा, इसलिए रजत ने सोचा कि अब वह इस घर में नहीं रहेगा। यह सोचकर रजत ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि अमन बेटा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद अब इस घर में रहने का मेरा मन नहीं कर रहा है। अब इस घर की सभी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम चाहो तो इस घर को बेच सकते हो या फिर तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। उन्होंने लिफाफे पर अपना नाम लिखकर और चाबी गार्ड को देकर वहां से चले गए और अमन को मैसेज छोड़ दिया कि वह घर की चाबी गार्ड को दे दी है, तुम घर को संभाल लेना। मैसेज को पढ़कर अमन परेशान हो गया कि पापा ने ऐसा मैसेज क्यों लिखा है और वह घर को छोड़कर कहाँ चले गए हैं। वह मैसेज पढ़ते ही तुरंत खुशी को साथ लेकर घर आया। घर आते ही गार्ड ने उसके हाथ में घर की चाबी और लिफाफा पकड़ा दिया। घर में आते ही सबसे पहले उसने चिट्ठी को खोलकर देखा। उस पत्र को पढ़ते ही उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अमन की आंखों में आंसू देखकर खुशी बोली, क्या हो गया है? ऐसा भी क्या लिखा है पत्र में जो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं? बताओ तो। अमन ने वह चिट्ठी खुशी की तरफ बढ़ा दी। खुशी उसे पढ़कर बहुत खुश हुई और बोली और खुशी के कारण नाचने लगी। अरे अमन, तुम रो रहे हो? यह तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। पिताजी ने तो यह घर हमें फ्री में ही दे दिया है। इतना बड़ा घर हमें फ्री में ही मिल गया है, और क्या चाहिए था हमें? अमन हैरानी से खुशी की तरफ देखने लगा। वह उसे उस समय खुशी के साथ बहस नहीं करना चाहता था। वह अपने घर में इधर उधर घूमकर सारे सामान को देखने लगा। उसकी माँ का सारा सामान, यहाँ तक कि उसके सोने चांदी की ज्वेलरी भी जैसी की तैसी पड़ी थी। सामान को देखते हुए अमन के सामने उसकी माँ की वह डायरी हाथ लगी जिसमें उसकी माँ ने सब कुछ लिखा था। डायरी को देखकर अमन को आश्चर्य हुआ कि क्या माँ डायरी भी लिखती थी, क्योंकि उसने कभी भी अपनी माँ को डायरी लिखते नहीं देखा था। अमन उस डायरी को खोलकर देखने लगा और पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी को पढ़कर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। खुशी बोली, अरे अब क्या हुआ अमन? अब तुमने ऐसा क्या देख लिया? अमन कुछ नहीं बोला, बस रोए जा रहा था। तभी खुशी ने देखा कि उसके हाथ में एक डायरी है जिसे पढ़कर वह रो रहा था। खुशी उस डायरी को पढ़ने लगी और डायरी को पढ़कर खड़ी की खड़ी रह गई, जैसे उसे कोई सदमा सा लग गया हो। खुशी बोली, अमन, क्या रजत अंकल तुम्हारे पापा नहीं थे? हाँ खुशी, रजत मेरे पापा नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वह मेरे सौतेले पापा हैं, और आज सारी प्रॉपर्टी छोड़कर खाली हाथ निकल गए हैं। खुशी जो कभी इतना बुरा व्यवहार करती थी वह भी कहने लगी, अमन, इंसानियत के नाते ही सही हमारा फर्ज बनता है कि हम रजत अंकल को ढूंढने निकले और अपने साथ रखें। हाँ तुम बिल्कुल सही कहती हो। दोनों रजत को ढूंढने के लिए निकल गए। वह दोनों थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें सड़क के किनारे भीड़ लगी दिखाई दी। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और पूछा कि क्या हुआ,
तो उन्हें किसी ने बताया कि एक आदमी पैदल चल रहा था, शायद भूखा प्यासा होने के कारण बेहोश होकर गिर गया है। तभी अमन उनके पास जाकर देखा तो वह घबरा गया, क्योंकि वह कोई और नहीं उसके पिता रजत ही थे। अमन उन्हें उठाकर अस्पताल ले गया। अस्पताल जाते ही डॉक्टर ने बताया कि इन्होंने तो अपने प्राण त्याग दिए हैं। अमन वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा और अपने पिताजी की कही हुई बातों को याद करके पछताने लगा, जिससे मैंने यह ना कहा होता कि मेरी माँ के मरने के बाद ही मुझे समाचार देना, तो शायद आज मेरे माँ और पिताजी दोनों जिंदा होते। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैं अपने माँ और पिताजी दोनों का हत्यारा हूँ। उन्होंने मेरे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन मैं कितना अभागा हूँ। उनके अंतिम समय में भी उनका सहारा न बन पाया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। उन दोनों ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। रजत जी ने तो पिता ना होकर भी एक पिता का फर्ज बखूबी निभाया है, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था, क्योंकि कहते हैं कि जब समय हाथ से निकल जाता है तो फिर कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।